हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें आज हम चर्चा करेंगे कला संस्कृति के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की थी पूरे के पूरे मध्यकालीन में जो इतिहास है उसके अंतर्गत स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या क्या थी, उस पर मैंने पूरी चर्चा आप लोगों के साथ कर दी थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा यानी दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला कैसे और किस तरीके से विकसित हुई थी उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके सभी पक्षों को और सभी चरणों को, सभी कालखंडों को देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से और आप अपने नॉलेज के दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को आज हम बढ़ाते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, लेक्चर नंबर 32 और दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। और ये इस दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का प्रारंभिक चरण का देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है ये। यस, कुतुब मीनार। ठीक है ना? ये देखिए, और इसी के बराबर में बना हुआ है ये आपका अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया हुआ, और ये है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है? इसी चीज को आज हम लोग आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना, और जो लोग 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं या 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ध्यान रखना, हमारा P2I इवनिंग बैच, एक नया बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है आपके 22 तारीख से। ध्यान रखना, 22 जुलाई। और इसमें क्लास जो होगी आपको इवनिंग में 6 PM स्टार्ट होनी है, शाम को 6 बजे से 6 से लेके लग के 9 बजे तक। ठीक है ना? और ये बैच जो है दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं में लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों की डिमांड है उसी तरीके से बैच बनाए गए हैं। और आप लोग इसके लिए कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जो पिछले बैच में जो मॉर्निंग और इवनिंग बैच स्टार्ट किए गए थे उसी तरीके से सेम उतनी फीस रखी गई है, 29,999 रुपए, यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो। इस कोड को इस्तेमाल करने से आप लोग अगर करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। आपकी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी समस्या है या आपकी पढ़ाई से संबंधित जो कुछ भी आपकी चीजें हैं, उन सभी में व्यक्तिगत तौर पर आपको मार्गदर्शन भी करूंगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, P2I बैच टारगेटेड है। इस सब के बाद में आपके बहुत ज्यादा बैच नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद टाइम निकल जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है? तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक? और मॉर्निंग वाला बैच मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पढ़ा ही रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, और दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला को दोस्तों हम कहते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला हम कहते हैं। इंडो इस्लामिक इसलिए क्योंकि इसमें भारतीय और इस्लामिक दोनों परंपराओं का मिश्रण था, दोनों परंपराओं का। यानी कि अगर जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भारतीय कला है, भारतीय कला, उसमें शहतीर यानी कि जो बीम होते हैं वो, प्लस स्तंभ यानी कि पिलर, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है ना, अलंकरण, बेल बूटे, पेड़ पत्तियां, ठीक है ना, और आपके स्वास्तिक के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, घंटे, घंटियां, तमाम सारी चीजें, मूर्तियां, इन सब का उपयोग किया जाता है अलंकरण में। और साथ के साथ एक चीज और हम कह सकते हैं इसमें जो आप ध्यान देंगे, और वो है आपकी लकड़ी का प्रयोग। ये सारी चीजें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मौजूद थी। ठीक है ना? और इस्लामिक परंपरा जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों,
हालांकि कल मैं इस चीज को मैं ऑलरेडी कल आपको डिस्कस कर चुका था। इस्लामिक परंपरा में देखेंगे तो मेहराब, गुंबद, ठीक है ना, मेहराब हुआ, गुंबद हुआ, ठीक, पत्थर की जगह पर ईंट, चूना, सुर्खी इत्यादि का प्रयोग, ठीक है ना, और अलंकरण के लिए सुलेख, ध्यान रखना, सुलेख हुआ, ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, ये सारी चीजें आपकी इसमें शामिल की गई। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है इसमें, वो है आपकी चमकीली टाइलों का प्रयोग। अगर आप में से रियली में जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे ना बेटा, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम का इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, यही जो विशेषता है इन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कला संस्कृति को लेकर के। यही सारी चीजें हैं, इनको ढंग से आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये मैं कल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, क्योंकि इस समय जब तुर्की लोग भारत पर आक्रमण किए तो उनके साथ में समस्या ये थी कि उनको भी नहीं पता था कि हम यहां पर साम्राज्य स्थापित करेंगे, इसीलिए वो अपने साथ यहां के कारीगर लेकर के नहीं आए, ठीक। और भारत में जो कारीगर थे उनको मकबरे और मस्जिद बनाने की तकनीक नहीं पता थी, और जो तुर्की शासक आए उनको भारतीय परंपरा के जो महल थे, भारतीय परंपरा के जो भवन थे, उनमें रहने की या उनके साथ उपयोग करने की उनको आदत नहीं थी। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर दोनों संस्कृतियां धीरे धीरे मिश्रित होती चली गई। यही वजह है कि यहां पर उसी प्रकार से जब मिश्रित होती चली गई तो ये दिल्ली सल्तनत में इसके 3 चरण विकसित हुए। पहला चरण गुलाम वंश के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन के समय में। और ये आपका ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रारंभिक चरण है, नाम मात्र का कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं था, केवल कुछ नए नए प्रयोग करने की कोशिश की गई। दूसरा चरण है खिलजी के समय में, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय, जहां पर इस्लामिक परंपराओं का थोड़ा सा ज्यादा विकास हुआ, ठीक है ना। यानी इस्लामिक परंपरा को स्थापत्य कला में एंट्री देने की कोशिश की जाने लगी और अच्छे तरीके से दी गई, ठीक। और जो तीसरा चरण है तुगलक और लोदी वंश या सैयद वंश के समय का, उसमें इन दोनों परंपराओं का, हिंदू और इस्लामिक दोनों परंपराओं का प्रॉपर तरीके से यहां पर क्या शुरू हुआ, मिश्रण शुरू हुआ। यहां पर इस्लामिक परंपरा का प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव है, यहां पर पुरानी हिंदू परंपरा ही मौजूद है, हिंदू परंपरा पर ही आधारित है। इस तरीके से 3 चरणों में दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला जो है विकसित हुआ है। पहले चरण में नाम मात्र का, दूसरे चरण में आपके इस्लामिक विधि का, और तीसरे चरण में मिश्रित प्रकार का। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्रथम चरण में केवल हिंदू संरचना ही है। उस समय भी इस्लामिक की परंपरा आ रही थी, लेकिन इस्लामिक परंपरा सीमित थी और हिंदू यानी भारतीय जो शैली है वो थोड़ी सी ज्यादा थी। और यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह भारतीय वो इस्लामिक परंपरा थी, या इस्लामिक परंपरा का प्रभाव ज्यादा है और हिंदू परंपरा जो हिंदुस्तानी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। और यहां पर ये दोनों का प्रॉपर मिश्रण होना शुरू हुआ। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे विकसित हुआ है। एवरीबॉडी इट इज क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो 3 चरण हमको बता दिए। और प्रारंभिक चरण मैंने क्यों बताया ऐसा, क्योंकि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब ये लोग आए तो इनको भारतीय परंपरा में रहने का अंदाज नहीं था, और भारतीय जो कारीगर हैं उनको इस्लामिक परंपरा के मस्जिद, मकबरे, अन्य चीजों को निर्मित करने की तकनीक नहीं पता थी।
इसलिए स्टार्टिंग फेज में जब इन्होंने चीजों का विकास किया तो इसी तरह से किया था, धीरे धीरे जाकर के सारी चीजें विकसित हुई हैं। क्लियर है? अब इसमें हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला चरण गुलाम वंश का है। यह प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। इसमें पुरानी संरचनाओं को तोड़कर ही नई संरचनाओं का निर्माण किया गया। उनको पुरानी संरचनाओं को तोड़ा गया और नई संरचनाएं बनाया, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं था और कारीगर भी नहीं थे। इस वजह से विशेषकर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ठीक है ना, इसने कौन कौन सी संरचनाएं निर्मित की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में बनवाया। ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो स्ट्रक्चर है वो 2.5 दिन के झोपड़े का ही है दोस्तों, ये जो है। यानी कि कहते हैं कि 2-2.5 दिन के अंदर जब अजमेर पर अटैक कर रहा था, उस समय सोचिए ऐबक ने अपने नमाज पढ़ने के लिए, तो भाई वुजू कहाँ करेंगे, नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो जो पुरानी संरचना थी, पुराना कहते हैं कि ये एक बौद्ध मठ था, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बौद्ध मठ था, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक विष्णु, लक्ष्मी विष्णु का मंदिर था, ठीक है ना, जो आपके चौहान वंश के शासकों के समय निर्मित किया गया था, उसको तोड़ करके इन्होंने बनाया था। ये दोनों परंपराएं हैं, दोनों के बारे में कहा जाता है। ओके, तो ये एक काम किया, तो ये अजमेर में। दूसरी आपने संरचना बनाई आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और ये तुर्कियों के दौरान बनाई गई प्रथम मस्जिद है। ध्यान रखना, पहली मस्जिद है जो तुर्की शासकों ने भारत में बनवाई थी, और ये कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में राय पिथौरा का जो किला है, राय पिथौरा किले के पास है। ध्यान रखना, राय पिथौरा के किले के पास है। और खास बात यह है कि यह पहले क्या था? यह भी एक जैन मंदिर था। यस, देखेंगे तो यह भी एक जैन मंदिर था। ठीक, अब ये देख रहे हैं कि आपने ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था उसमें ये चिन्ह देखेंगे, ये देखिए स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। इनके पास इतना समय नहीं था कि धार्मिक प्रतीकों को हटा करके अपने तरीके से कर सके, इसलिए पुरानी चीजों को तोड़ा और उसी को बना दिया। ओके, क्लियर हो गया? इसी में तीसरी जो संरचना है जो ऐबक ने बनवाई थी, वो है आपकी कुतुब मीनार। ठीक है ना? कुतुब मीनार के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में ऐबक ने बनवाया, और ये किसकी याद में बनवाई? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो सूफी संत थे, उनकी याद में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, सूफी संत की याद में। ऐबक ने केवल, उसको समय नहीं मिला, ऐबक ने केवल, ध्यान रखिएगा, प्रथम मंजिल का ही निर्माण करवाया था। प्रथम मंजिल का निर्माण, सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी, एक सिर्फ बनवाई। उसके बाद इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिल बनवा दिया, मंजिल बनवाया। यानी कि पूरी की पूरी देखेंगे तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 मंजिल की बनवा दी। तो यानी कि ये ऐबक की है, और ये 3 जो हैं ये इल्तुतमिश की हैं, ये रही। अब कहोगे कि मंजिल कितनी है? टोटल कुतुब मीनार की है दोस्तों, ध्यान रखना, 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th, 5 मंजिल की है ये। ध्यान रखिएगा, 5 मंजिल की है। अब कहोगे सर 5वीं मंजिल किसने बनवाई? 5वीं मंजिल कंडीशन ये है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक के समय में 4थी मंजिल, 4th मंजिल
बिजली से गिर गई, बिजली इस पर गिरी थी, इसकी वजह से ये चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। तब जाकर के इसने इसे फोर्थ और फिफ्थ, पांचवी मंजिल बनवाई। उसने इसे और ऊंचा कर दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग 71.4 मीटर की ऊंची है, 71.4 मीटर ऊंची है। और ये भी माना जाता है, माना क्या जाता है, इसमें चिन्ह है, ये भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर यहां पर था। विष्णु मंदिर के अवशेष यहां से मिले हैं। इस पर अवशेष क्या वो दिखते हैं साफ साफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऐबक के समय में प्रारंभिक अवस्था के कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया। क्लियर है? इनमें कहीं पर भी कोई भी इस्लामिक परंपरा नहीं है, कोई इस्लामिक परंपरा नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे पहली बार इस्लामिक परंपरा का जो प्रयोग है वो इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ। उसने एक मकबरा बनवाया जिसे हम कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा? इल्तुतमिश के समय सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये इसके बेटे पुत्र इसका जो नासिरुद्दीन महमूद है उसका मकबरा है। नासिरुद्दीन महमूद का क्या है? ये मकबरा है, ठीक है ना। इस मकबरे को, पहली बात तो यह है कि यह पहला मकबरा है, प्रथम मकबरा दिल्ली सल्तनत का, ठीक। दूसरा, इसमें पहली बार इस्लामिक विधि का प्रयोग किया गया। विधि का प्रयोग, जैसे पहली बार इसमें हल्का सा मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया है, गुंबद, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, स्टार्टिंग है ये, ध्यान रखिएगा। पहली बार इसमें यह किया गया। और इसी में सोचिए इसके चार कोने पर 4 बुर्ज बनाए गए हैं, 4 बुर्ज, यानी कि देखेंगे तो इस तरीके से यहां होता है और यहां पर छतरी टाइप का यूं बना दिए जाते हैं, बुर्ज टाइप के, इस तरीके से ये रहे, इनको बना दिया जाता है। तो चारों कोनों पर 4 बुर्ज बनाए गए हैं, पहली बार ये कंसेप्ट आया था। क्लियर है एवरीबॉडी? ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इल्तुतमिश के समय में ही सोचिए, उसके बाद में इल्तुतमिश का खुद का मकबरा है, वो भी बना, ठीक ना। इसी ने, इल्तुतमिश ने बदायूं में कुछ संरचनाओं का निर्माण करवाया। वो कौन कौन सी हैं? हौजे शमसी और शमसी ईदगाह, हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया, ये बनवाया। और साथ के साथ नागौर में इसने अतरकीन का दरवाजा बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतरकीन का दरवाजा कहां है? तो अतरकीन का दरवाजा दोस्तों नागौर राजस्थान, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये यहां पर बनवाया गया। और इसी पीरियड में ही सोचिए और क्या किया गया। इसी पीरियड में दोस्तों बलबन ने एक लाल महल बनवाया था, लाल महल का निर्माण करवाया था दिल्ली में, वो तो है ही है, और बलबन का मकबरा भी है। इनमें इस्लामिक विधि का थोड़ा थोड़ा प्रयोग होना शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरह इस्लामिक परंपरा पर आधारित नहीं है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? अब आ जाइए इसके बाद दूसरा चरण है खिलजी वंश का। किसका? खिलजी वंश। यह प्रॉपर तरीके से इस्लामिक परंपरा पर आधारित है, इस्लामिक परंपरा पर आधारित।
यस, यानी कि इसमें देखेंगे तो इस्लामिक स्थापत्य कला का सही विकास इसी समय शुरू हुआ। इस्लामिक परंपरा का सही विकास इसी समय शुरू हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें इस्लाम की परंपराओं का उपयोग का सबसे बेहतरीन जो नमूना है वो है आपका अलाई दरवाजा, और इससे विकास की इसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना, इस्लामिक स्थापत्य कला की पूरी परंपराएं जिसमें हम डाल सकते हैं, देख सकते हैं, वो है आपका ये, इसी को कहते हैं अलाई दरवाजा। और ये कुछ और नहीं है, इसके बराबर में देखेंगे तो यहीं पर आपकी कुतुब मीनार बनी हुई है, यानी कि कुतुब मीनार का ये एंट्री गेट है। ध्यान रखना। और इसी में सोचिए, ये रहा घोड़े की नाल के आकार के आपका मेहराब है, घोड़े की नाल के जैसा। ये प्रॉपर गुंबद है, ये रहा। ठीक है ना, तो मेहराब भी, गुंबद भी, अंदर जाकर के देखेंगे तो चमकीली टाइलें वाइलें सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ध्यान रखिएगा, इसको अलाई दरवाजा को ध्यान रखिएगा, हमारे इतिहासकार हैं सर जॉन मार्शल। ध्यान रखना, उन्होंने इसे कहा है कि यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक रत्न है। यस, यानी कि हिंद इस्लामी परंपरा का क्या है, एक रत्न है। ये किसने कहा है? सर जॉन मार्शल ने। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें प्रॉपर तरीके से पहली बार एक गुंबद का प्रयोग किया गया, पहली बार। ध्यान रखना, पूर्ण गुंबद का प्रयोग, ठीक, पूर्ण मेहराब है, और मेहराब भी कैसी है? घोड़े के नाल के आकार की। ठीक, इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, ये देख रहे हैं, पीछे दीवार है 1, 2 और इसके आगे 3 प्रवेश द्वार हैं इसके अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई, और यह पूर्णतः इस्लामिक परंपरा पर आधारित पूर्णतः पहली बिल्डिंग है जिसमें पूरी की पूरी इस्लामिक परंपरा का उपयोग किया गया है। इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना माना गया है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? अब इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने और यहां पर कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण करवाया, तो ध्यान रखिएगा, एक है सीरी फोर्ट, सीरी का किला, जिसे हम कौशिक ए शीरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक ए शीरी भी कहते हैं। ये बनवाया इसी ने। आपका सोचिए क्या बनवाया? जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद निजामुद्दीन औलिया के अहाते में बनी हुई जो मस्जिद है वो वही है, जमात खाना मस्जिद। ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा और क्या बनवाया इसने? इसका ध्यान रखिएगा, हजार सितून, हजार सितून का निर्माण करवाया। हजार सितून कहते हैं इसको, हजार सितून का महल, यानी जिसमें 1000 पिलर्स हैं। यस, महल। और क्या बनवाया? हौज खास, एक तालाब बनवाया, हौज खास, तालाब का निर्माण करवाया। और दिल्ली में हौज खास के नाम से एक पूरा का पूरा एरिया है, कॉलोनी है हौज खास। तो सीरी फोर्ट, हजार सितून का महल, हजार स्तंभों का, और ये सारी जो बिल्डिंग है हौज खास वगैरह, ये सब इसने बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्लियर है? ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक जो आप सब लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए आपको इंफॉर्मेशन है, मैं बता देता हूं, फिर से कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए 2024 के लिए और 2025 के लिए, 2024 के लिए दे रहे हैं उनके लिए तो टारगेट है ही है। 2025 के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं और सफलता देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, ये समझ लिए 2 साल का आपका वैलिडेशन प्रोग्राम है। यानी 1 साल तो करेंगे, अगले साल की भी आपको एक्सेस इसका मिलेगा। ध्यान रखिए, इसे चिंता मत कीजिए। जिनको 2 साल का प्रोग्राम करना है, 2024-25 में, 2026 में एग्जाम देना है, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है।
ठीक है ना। जो लोग सोच रहे हैं कि फाउंडेशन बैच कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से कब होगा, तो ये फाउंडेशन ही है, इसी को आपको 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। फिर से रिवाइज करेंगे, सारी चीजें करेंगे, और सब कुछ जो नया कंटेंट के साथ होगा वो अगली क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो बैच है इवनिंग बैच, ये आपके 22 तारीख से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, 6 से 9, और ये प्रॉपर डेडिकेटेड आप लोगों के लिए बैच है। ध्यान रखना, प्रॉपर डेडिकेटेड, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सफलता पर फोकस किया जा रहा है। और बैच जो है हिंदी, इंग्लिश तीनों में लॉन्च किए जा रहे हैं। फीस उसकी 29,999 रुपए होगी। यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसके माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और साथ के साथ जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है वो आपको मिल सकता है। बाकी सारी चीजें तो मिलेंगी। ठीक है ना। आपको पर्सनली मेरे कुछ चीजें और भी मिल जाएंगे। इसमें देखेंगे तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके लिए जोड़े गए हैं। तो देखेंगे तो इसमें आपका 4 स्टेज का प्रोग्राम बनाया गया है। 1 2 3 4 स्टेज प्रोग्राम है। इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, और आवासीय कार्यक्रम है मुख्य परीक्षा के लिए। पहले चरण में आप लोगों को फाउंडेशन तैयार कराया जाएगा जनवरी से पहले। दूसरे चरण में प्रॉपर तरीके से प्री पर फोकस करेंगे जनवरी से लेकर मई के बीच में। तीसरे चरण में हम फोकस करेंगे आपके जून से लेकर के सितंबर तक मेंस के पीरियड में, मेंस पर, और इसमें हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे आपको। रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपका ये है, इसमें 4 महीने की तैयारी करवाई जाएगी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। ठीक ना। उसके लिए रहने करने की जो सारी चीजें होंगी वो हमारे अपने स्टडी IQ के परिसर में होंगी। दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा, आपका रहने खाने का इंतजाम किया जाएगा, आपसे उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट करेगा। आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। उसके लिए हमारे मेंटर्स प्लस हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। और इसमें एक एक टॉपिक पर फोकस करके हमारा उद्देश्य होगा कि GS में 400 से ज्यादा नंबर लाए जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए आप जल्दी से बैच को ज्वाइन करिएगा, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसके लिए मैं मौजूद हूं। मुझसे आप लोग टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, या मेरी मेल ID पर आप जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है एवरीबॉडी। ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य का तीसरा चरण है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले तुगलक काल। तुगलक काल जो है स्थापत्य के पतन का काल कहलाता है। यानी इस पीरियड में जो स्थापत्य कला है वो थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगी। क्यों? क्योंकि साम्राज्य ही कमजोर होने लगा, साम्राज्य के पास संसाधन नहीं बचे, लोगों का इंटरेस्ट भी कम हुआ। और ध्यान रखना, किसी भी काल में कला संस्कृति के विकास की अगर बात होती है तो ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति के विकास के लिए दोस्तों, किसी भी काल में अगर आप कला संस्कृति की बात करते हैं तो कला संस्कृति के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से कोई भी एक तत्व कम है तो कला संस्कृति का विकास डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है ना। कौन कौन से 4 तत्व हैं? नंबर 1, शांति, यानी कि आपके साम्राज्य में चारों तरफ शांति का माहौल होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, संपत्ति, यानी कि पैसा, धन। अगर पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। नंबर 3, शासक की या किसी व्यक्ति की उसकी रुचि, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो भी नहीं हो सकता। और चौथा, और वो है आपके उसके कुशल कारीगर या कुशल लोग। ठीक है ना। लोग कह सकते हैं, वो किसी भी कला के हो सकते हैं। अगर ये चारों चीजें हैं तो ही हो सकता है, पैसा नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। आपके घर में क्लेश होती है, पैसा कितना भी है लेकिन लड़ाई झगड़े होते, सारी चीजें होती हैं, आप एक अच्छी कला का नमूना नहीं बना सकते। ना मकान बना सकते, ना दुकान बना सकते, ना चित्र बना सकते, ना मूर्ति बना सकते, ना ला सकते, ना उसको घर को सजा सकते, कुछ नहीं कर सकते अगर आपके घर में या आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में या आपके देश में, आपके साम्राज्य में अगर शांति नहीं है तो, संपत्ति नहीं है तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात,
पैसा रुपया रत्ता कितना भी हो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। इंटरेस्ट होना भी तो चाहिए। जैसे अकबर के समय में सब कुछ था, लेकिन चारों तरफ युद्ध का माहौल है, तो अकबर ऐसे में अपने रहने के लिए मकान बनवाए, किले बनवाए या ताजमहल बनवाए। ऐसा नहीं है कि अकबर बनवा नहीं सकता था, लेकिन एक तो उसका इंटरेस्ट भी कम था उन सब चीजों में, दूसरा उसको राज्य का, साम्राज्य का विस्तार करना था, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, तो जितना बनवा सका वो जरूरत के हिसाब से बनवाया। जहांगीर को चित्रकला का शौक था, सारी चीजें थी, लेकिन उसका स्थापत्य में कोई रुचि नहीं है, ठीक ना। शाहजहां की रुचि भी है, पैसा भी है, शांति का माहौल है, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुके हैं और ऊपर से कारीगर मौजूद हैं। तो शाहजहां के समय ये सारी चीजें थी। ये मैं मुगल काल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी तरीके से किसी भी काल का हो, चाहे गुप्त काल का हो, मौर्य काल का हो, दिल्ली सल्तनत का हो, अगर किसी भी समय में कुछ भी अच्छा बना है, जैसे फिरोज शाह तुगलक है, उसके समय में एक से एक बेहतरीन स्थापत्य के नमूने बनाए गए, कुतुब मीनार से लेकर के तमाम सारी चीजें पूरी की गई, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो उस समय जैसा माहौल था वैसी सारी चीजें बनी। क्लियर हो गया। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक काल में ध्यान रखना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो शांति थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिरोज शाह तुगलक के पास समय कम था, सारी चीजें थी, वो अलग दुनिया में रह रहा था, तुष्टिकरण की नीति, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक के पास समय नहीं था, वो बंगाल का विद्रोह दबाने गया, तो बनवाएगा कौन। तो जरूरत के हिसाब से तो नहीं चाहिए। इसमें फोकस किया गया सुंदरता नहीं, सुंदरता के स्थान पर स्थायित्व और मजबूती पर बल दिया गया, इसलिए अलंकरण कम किया गया। इसमें घटिया और मटमैला पत्थर का उपयोग किया गया। देख सकते हैं कैसे मटमैले पत्थर हैं, लाल किला नहीं है, लाल होता तो ऐसा होता, ये घटिया मटमैला पत्थर है, और थोड़ा सा टीले पे जाके बनवाया जिससे कि ऊंचा दिखाई दे। बड़ी बिल्डिंग नहीं बनवा सकते, तो उन्होंने छोटी बिल्डिंग ऊंचाई पर जाकर बनवाई, जिससे कि दूर से दिखाई दे कि हमने बड़ी बनवाई है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी। इसमें देखेंगे तो इसमें एक नया कंसेप्ट है सलामी दीवारों का। सलामी दीवार कहते हैं इनको, ढलवा दीवार है। ढलवा दीवार है। आपने आगरा का, दिल्ली का लाल किला देखा है, उन सब की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक ना। लेकिन इन लोगों ने कैसी बनवाई है, ये देखिए, तिरछी, ऐसे, ये रही तिरछी, ये तिरछी दीवारें हैं, यानी कि दीवारें ऐसी बनवाई गई हैं इस तरीके से, नीचे मोटी ऊपर पतली। इनको कहते हैं सलामी दीवारें या ढलवा दीवारें। नीचे मोटी, और ये मोटी क्यों बनवाई गई हैं, मजबूती के लिए। अगर कोई तोड़ना चाहे तो दीवारें टूटे ही नहीं, यस, मजबूती के लिए। देखिए इनका नमूना, ये रहा इस तरीके से। ये आपके किले का नमूना है तुगलकाबाद, फोटो आप समझ रहे हैं, ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए किस तरह का कंसेप्ट है, यही है। ओके, उन्हें कहते हैं इस काल में किले, महल, नगर, विशेषकर नगरों का विकास ज्यादा हुआ, खासकर फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है ना। इसी पीरियड में एक चीज और भी हुई, ये आप देख रहे हैं, यस, इसी पीरियड में एक नई चीज और होती है। गुंबद के ऊपर कलश और कमल का प्रयोग, कलश और कमल का प्रयोग गुंबद के ऊपर। सोचिएगा, ये देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है उसी तरह का बना हुआ है। यहां पे भी आप देखेंगे तो ऊपर कलश लगा हुआ है, कमल का फूल का चिन्ह बना हुआ है जो फैला हुआ, उसके बीच में कमल है। अगर इस पर झंडा लगा दिया जाए तो ये मंदिर ही लगेगा, मस्जिद नहीं लगेगी, मकबरा नहीं लगेगा। तो ये इस पीरियड में सारी चीजें हुई। साथ के साथ और क्या हुआ, इसी पीरियड में स्तंभ और शहतीर यानी कि बीम, इनका भी प्रयोग किया गया। इसलिए तुगलक काल जो है प्रॉपर तरीके इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के मिश्रण का काल है। यह सब इस पीरियड में हुआ।
और इसका जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ठीक है ना, उसका बनाया हुआ गयासुद्दीन का क्या कहते हैं उसका तुगलकाबाद का किला, ये आप तब देख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके साथ में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक। सोचिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनवा पाता पूरे समय, तो वो सोचिए कभी राजधानी परिवर्तन, कभी नए टोकन करेंसी, ठीक है ना, कभी उसका कृषि का सुधार करने का काम, कभी कराचुल अभियान का कंसेप्ट, यानी एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो इसको स्थापत्य कला के विकास के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों समय नहीं मिला। फिर भी उसने कुछ एक किले बनवाए, जिनमें आदिलाबाद का किला है, जहां पनाह नगर है, ठीक है ना, 12 खंबा महल है, यह सब उसने बनवाए थे। ये सब बनवाए। और 12 खंबा दिल्ली में एक एरिया भी है जिसे हम क्या कहते हैं, कहां जा रहे हो, 12 खंबा, 12 खंबा रोड, वहीं पर है ये। इस तरह से इन्होंने बनवाए। इसी के समय इसका भाई फिरोज शाह तुगलक बना, फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने भी कई सारी भवनों का निर्माण करवाया, लेकिन इसके समय में एक नई चीज का विकास हुआ, ध्यान रखना। एक तो इसने फिरोज शाह कोटला किला बनवाया, फिरोज शाह कोटला का क्या बनवाया, किला, वो भी बनवाया, ठीक। इसने के समय में एक खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, यह बनाया गया। और ये दोस्तों मकबरा कैसा है, ध्यान रखना, यह अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा, यस। यानी कि हम अगर ये देखें इस तरीके से नीचे की तरफ है, तो इसमें इस तरीके से इसको बनाया गया। यस, ये रहा। इस तरह का स्ट्रक्चर उसको बनाने की कोशिश की गई। अष्टकोणीय, 8 कोण का बना हुआ, 4 कोण नहीं, 8 कोण का। और साथ के साथ में इसके चारों तरफ प्रॉपर संरचना बनवाई गई। ऊपर गुंबद वगैरह सब कुछ है, लेकिन नीचे का जो बिल्डिंग बनी हुई है वो 4 कोण वाली नहीं है, 4 कोण के कमरे वाली नहीं है, अष्टकोणीय मकबरा की तरह है, ठीक है ना। ये इस समय इसी के समय में बनाई गई थी, ठीक है ना। तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय का कंसेप्ट है। और इसी तरह का जो है फिरोज शाह तुगलक का अपना मकबरा भी है इसी शैली पर, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी, ठीक। उसके बाद देखेंगे तीसरे चरण में सैयद और लोधी वंश का। इस काल में कोई विशेष विकास नहीं, अष्टकोणीय मकबरों का और ज्यादा विकास हुआ, इसी पीरियड में और ज्यादा विकास हुआ अष्टकोणीय मकबरे का। हालांकि इससे पहले हो चुका था, लेकिन इस पीरियड में और ज्यादा हुआ। इस पीरियड में पहली बार दोहरे गुंबद का अवधारणा सामने आई, यानी कि मुख्य गुंबद तो है ही है, उसके अलावा देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपका अष्टकोणीय मकबरा, देख रहे हैं ना, 4 कोण नहीं है, अष्टकोणीय मकबरा है और डबल डोम है, यानी कि एक गुंबद है, इसके बराबर में 2 गुंबद और एक गुंबद और बनाया गया है, इसमें नहीं है, दूसरी अन्य संरचना है। तो दोहरे गुंबद का कंसेप्ट इसी में आया। तीसरा इस पीरियड में एक नई चीज आई, उद्यानों के बीच मकबरे का कंसेप्ट, यानी कि ये रहा उद्यान और बीच में हमने बना दिया मकबरा, इस तरीके से यूं ये रास्ता बना दिया। चारबाग शैली का कंसेप्ट यही है, बीच में जाके मकबरा बनाना, यानी कि एक तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, दोहरा गुंबद और उद्यान की परंपरा, यही परंपरा आगे चली गई मुगलों के समय में। मुगलों के समय में भी यही परंपरा आगे विकसित होती चली गई, यस। और इसको, इन दोनों चीजों को विशेष तौर पर किसने विकसित किया, लोधी शासकों ने, इन्होंने इसको विशेष तौर पर विकसित किया था, क्योंकि ये अफगान परंपरा है। अगर कल की क्लास देखी हो तो आप लोगों को याद आ जाएगा,
बहलोल लोदी के मकबरे में दोहरा गुंबद है, सिकंदर लोदी के गुंबद उसमें देखेंगे। प्लस आप इस पीरियड में और भी कई सारे मस्जिद वगैरह बनाई गई, जैसे मौट की मस्जिद है, ठीक है ना, 3 गुंबद मस्जिद है। ये सारी चीजें इस पीरियड की बनी हुई है। यस, और यहीं से दिल्ली सल्तनत से ही मुगल शासकों ने स्थापत्य कला का आधार ग्रहण किया था। इसी से आगे जाकर के और नई चीजें विकसित होती चली गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है आज आपका टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की पूरी चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें मैंने सारी बिल्डिंगों की चर्चा नहीं की जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन में बन सकती हैं, यानी किस शासन के समय में कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण किया गया, उस पर विशेष तौर पर कोई भी मैंने चर्चा नहीं की है, ज्यादा नहीं की है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना मैंने करने की कोशिश जरूर की है। ओके एवरीबॉडी, तो इतना इसमें ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आप लोग 2024-25 का सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं और मेरी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग MK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, और ये मेरे लिंक है जिससे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मनोज कुमार 2.0 ये मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है। मेल आईडी है manoj.kumar1@studiiq.com, और ये मेरा बार कोड है जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी समस्या है या एडमिशन से संबंधित कोई समस्या है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट मुझसे मेल कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। ओके, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके सपने, आपके अपने, उनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस सफलता हासिल करिए, मेहनत कीजिए। बाकी जिंदगी में जितना एंजॉय करना है उसके बाद करके देखिए ना यार। अभी जिंदगी को एंजॉय करोगे ना तो बहुत मजा तो आएगा, लेकिन आगे चल करके उतना ही कष्टदायी होगा। और आज का कष्ट आगे की जिंदगी का पूरा एंजॉयफुल लाइफ है, पूरी एंजॉयफुल लाइफ। या तो अभी कुछ दिन का एंजॉय कर लीजिए, पूरी जिंदगी संकट में रही है, परेशानी में रही है, या फिर आज थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए और कल पूरी लाइफ को एंजॉय कीजिए। यह आपको डिसाइड करना है। बहुत मुश्किल से आज के समय में आपको आपके सपनों के लिए लोग, टीचर्स मुश्किल से मिलते हैं गाइड करने के लिए। हम लोग पहले तरसते रहते थे आप लोगों के साथ में। ध्यान रखना, जुड़िए और प्रॉपर रणनीति के साथ एक बार सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।